हेलो हाय नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। जैसा कि आज मैथ्स का पेपर मुझे मिला, मैं आज मुंबई आया हुआ था, अभी 2 दिन इधर रहूंगा। तो बात कमाल की ये है कि एक दो सवाल इन्होंने बड़े अच्छे डाले हैं पेपर के अंदर, और एक दो सवाल में अर्थमेटिक में कैलकुलेशन है। बाकी पूरा पेपर बहुत लल्लू है। अगर 2 या 3 सवालों को छोड़ दें तो पूरे पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई ये दावा करे कि ये चीज मैंने पढ़ाई और वहीं से आया। मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने किसी टीचर से नहीं भी पढ़ा है तो भी वो पूरा पेपर करके आ सकता है। यहां तक कि हर एक टीचर के सिलेबस से फंसा है। एक दो चीजें जो किसी ने नहीं पढ़ाई, आप अगर देखेंगे तो मैंने कुछ महीनों पहले जब पहला वाला मेंस हुआ था तो प्रोबेबिलिटी की एक वीडियो डाली थी, और इस वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था कि ऑड अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो हम क्या करेंगे, और एक सवाल आज उस पर आया है। कमाल की बात है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। 10 से 12 मिनट का पेपर है। 10 से 12-15 मिनट में हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। आप देखेंगे जैसे पहला ही सवाल मैंने देखा तो बड़ा कैलकुलेटिव आया पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका फायदा क्या होगा, अगर आप अगले बार की मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अब प्री की तैयारी को किस तरीके से लेके जाएं, या फिर आगे CHSL का मेंस होने वाला है उसमें भी इस तरीके के सवाल पूछे जाने हैं, तो आप अपनी तैयारी को एक बेस रख सकते हो इस पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पेपर के अंदर कैसा पूछा गया। सवाल था कि एक 80 लीटर मिश्रण ए में स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:9 दिया था। ए में से 20 लीटर मिश्रण निकाल के हमने बी में डाल दिया था। तो मैं बी की बात कर रहा हूं, इन्होंने बी में ही लास्ट में पूछा है। मैं ये कह सकता हूं बी में कि भाई बी में जो 20 लीटर मिश्रण पहले गया है उसका अनुपात 7:9 है। इसमें किसी को डाउट किसी प्रकार का नहीं? ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने 20 लीटर पानी उसमें मिला दिया है, तो आपको यह भी मालूम है कि अब वो 60 लीटर रह गया है ए में 7:9। अब अगर आप 20 लीटर सिर्फ वाटर ऐड करते हो तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब ए में क्या होगा, क्योंकि ए से वापस 32 लीटर निकालना है। तो आपने कहा कि जी ये 60 लीटर की वैल्यू 16 है, 9 और 7, तो 20 लीटर की कितनी होगी? 16/3, ये कह सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये 7 तिया 21 और 9 तिया 27 और 16 43 रेशियो आ गया। यानी अब जो ए में मिश्रण है फिर से 80 वो 21:43 में। तो हम समझ गए, यानी कि अब जो 32 लीटर हम वापस निकाल के बी में डालेंगे वो भी जी 21:43 होगा। अब आपको पता है ये कितना है? 64। आप देखेंगे ये कितना है? 16। लेकिन हमें तो इन दोनों को मिलाना है, और आपको ये भी मालूम है किस अनुपात में मिलाना है। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। ये मिक्सचर का सवाल है, एलिगेशन का नहीं। ठीक है। तो हमने कहा कि 5 8 का हमें इसको बनाना है, तो आपने कहा पहले 4 से गुणा कर लेता हूं जी, और फिर 5 और 8 से कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने 5 और 8 से गुणा की तो पता चला इसको केवल गुणा 2 से करनी पड़ेगी, इसको 5 से। इसको 5 से अगर हम करते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 नीम 45, और 2 से करते हैं तो 42 और 86। यानी ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन हम बहुत कैलकुलेटिव इसको नहीं कह सकते। अगर हमारे पास तरीके बेहतर नहीं है तो हम जरूर कह सकते हैं, और ऐसे बहुत सवाल हम लोगों ने किए हैं मिक्सचर में। तो मिक्सचर में अगर आपको ये अप्रोच नहीं आती कि 16/3 ऐड कर रहा हूं मैं 20 लीटर की वैल्यू, क्योंकि 60 की 16 है, रेशियो लीटर का आपस में कन्वर्जन नहीं आता, तो आपको इस सवाल को करने में टाइम लग सकता है। बाकी इसमें टाइम जैसा कुछ भी नहीं था। अगला सवाल ये पूछ लिया गया ऑड अगेंस्ट वाला। तो देखिए ये हमने दोनों पढ़ाए थे कि इसको हम कहते हैं बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि यार ऑड अगेंस्ट द इवेंट ऑफ बी क्या होगा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला मुझे कुछ ना पता होता केवल ये, तो ये मैंने आपको यूट्यूब क्लास में कराया है। आप देखो जो प्रोबेबिलिटी की क्लास कराई है उसमें ये हो जाएगी पी बी पे बार और पी बी सॉरी, ये हो जाएगा अगेंस्ट में। ठीक है। वो होता अगर फेवर में होता तो उल्टा हो जाता। अब मुझे पी बी बार चाहिए या पी बी चाहिए, वो सवाल में नहीं दे रखी। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है जी पी ए पे बार यूनियन बी पे बार। मैं इसको लिख सकता हूं पी ए पे बार प्लस पी बी पे बार माइनस पी ए पे बार इंटरसेक्शन बी पे बार। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पी ए पे बार बी पे बार इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? तो ये हम सब जानते हैं कि पी ए पे बार इंटरसेक्शन बी पे बार बराबर होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब आप कहेंगे ये दिया हुआ सवाल में 5/9, तो ये आ गया 4/9। अब ये 4/9 इधर जाके जुड़ेगा 13/27 में। अगर 4/9 जुड़ेगा और उसमें से पी ए बार, कोई बच्चा मुझे बता सकता है पी ए बार कितना होगा? तो आप कहेंगे पी ए बार होता है 1 माइनस पी ए, यानी 7/18। तो ये 7/18 और माइनस हो गया, तो कितना बच गया जी? पी बी पे बार। आपने देखा कि हमने एलसीएम ले लिया 54, 27 दूनी 54, 26, 9 छिक्के 54, 24 माइनस 21 बराबर बी पे बार। ठीक है। तो क्या आ जाएगा?
54 में से 21 गए, 3 29/54 आ गया जी। 29/54 पी पे बार। जैसे ही मैंने 29 देखा मैंने उत्तर निकाल दिया। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो, इस सवाल में कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि अब पीबी पे बार कितना आ गया 29/54, ठीक है। और एक में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25/54, 54 से 54 कट गया, 29/25 उत्तर आ गया। बहुत प्यारा सवाल पूछा गया है। ऐसा सवाल CHSL में या आगे आने वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है। इससे यह भी पता लग गया कि अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी भी लेवल 2 की पढ़ने की जरूरत है। आसान सवाल। अब जिसको ये फॉर्मूले बेसिक पता थे, इसमें एक यही था मेन। तो ये सब तो हम जानते ही, तो हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ाई, इसमें तो कुछ नया था नहीं, ये नया था। तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी की वीडियो में पढ़ाया है। आप अभी भी YouTube पर डली हुई है, देख सकते हैं। मैंने बताया था ऑड अगेंस्ट क्या होता है, ऑड फेवर क्या होता है, लेकिन तुम्हें तो देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, मत पढ़ो भाई। कोई व्यक्ति निश्चित दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यदि कुल समय 12 घंटे है, तो देखिए मैं ऐसा करूं कि दूरी अपनी मर्जी से मान लूं, मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? तो आपने कहा हाँ जी मान लो। 30-40 से कटने वाली मैंने 120 दूरी अपनी मर्जी से मान ली। अब 1/3 इसकी कितनी हो गई? वो 40 हो गई। ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। मैं कहता हूं 360 ही मान लेते हैं, ताकि ये लफड़ा ना हो। वैसे कोई इतना मुश्किल सवाल है नहीं। 360 में 1/3 का मतलब 120 हो गया और बाकी 240 हो गया। अब मुझे मालूम है 30 की स्पीड से अगर आप इसे तय करोगे तो 4 घंटे लगेंगे, इसे 40 की स्पीड से तय करोगे आप तो 6 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम 10 घंटे है। 10 घंटे की वैल्यू सवाल में 12 है। हमें 360 की निकालनी थी, 36 से गुणा कर लिया। तो 36 से गुणा करेंगे, 12 को 12 छिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 432 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। एक आध सवाल में अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो संभाल लीजिएगा अपने हिसाब से। वैसे दूरी बिना माने भी हम इस सवाल को कर सकते थे। इट्स नॉट बहुत बड़ी कोई कप ऑफ टी नहीं था। ABC एक वर्ग है BCDE के बाहर। BCDE के बाहर एक ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसा सवाल पता नहीं कितनी बार कराया हम लोगों ने। जब मैं आज से 4 साल पहले YouTube पे पढ़ाता था ना, तब भी मैंने ये सवाल कराया। 4 साल 5 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी, वो बोर्ड पे पढ़ाता था, तब ये सवाल कराया हुआ है। अगर आप देखेंगे कुछ भी नहीं है सवाल में भाई। अब इन्होंने कहा है कि हमें ये एंगल बताने हैं। अब मुझे पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री होगा, ये 90 होगा, और ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं क्योंकि इक्विलेटरल है। तो ये 150, ये 15-15 के एंगल हो गए। सवाल में क्या था? BAE यानी 15 प्लस 3AEB, AEB ये भी 15 या 45 बराबर 60 डिग्री। उत्तर आ गया। महा घटिया मैं कह सकता हूं या बेकार सवाल इसको कह सकता हूं, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं था। एकल छूट पूछ रहा है, इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 7/20, इसका मतलब होता है 1/10। यानी पहले अगर हम 5 पे 1 छूट देते हैं तो वो 4 का सामान हो जाएगा, 20 पे 7 छूट देते हैं 13 का, 10 पे 1 छूट देते हैं 9 का। मैंने मल्टीप्लाई कर ली, 4 पंजे 20, 55 25 ढाई 250, 250 का मतलब 13 निम्मा 117। अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो ये 1000 से कितना रह जाएगा? 468। पॉइंट लगा दिया, जीरो हटा के, तो 100 पे 46.8। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट आ रहा है वो 47 का मतलब 53.2। ये उत्तर है। कुछ भी नहीं है, फास्ट करते हैं थोड़ा सवाल। एक व्यक्ति को 42% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी 100 से 142 करता हूं, इसमें क्या ही सोचना है। 15% छूट दे दी। 15% छूट देने का मतलब 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 चौका 60 और 3 63, 6 15 एकम 15 और 6 21, 21.3 की अगर मैं इसमें छूट दे देता हूं तो 42 का तो टोटल फायदा वैसे ही दिख रहा था। इसमें से 21.3 डिस्काउंट के घटा देता हूं, यानी 22 ही घटा देता हूं, तो 20.7% डिस्काउंट आ जाए, प्रॉफिट आ जाए। ठीक है। 48 सेंटीमीटर भुजा का एक गन है जिसका आयतन 64 है। अगर इसका आयतन 64 है तो इसकी साइड कितनी होगी भाई? 4। तो अब हम देख रहे हैं कि साइड का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है? 48 और 4 का 12:1। तो वॉल्यूम का क्या आ जाएगा? 1728 रेशियो 1। यानी 1728 वॉल्यूम में से एक एक के कितने बन जाएंगे? 1728। ABC की औसत आयु 20 है और A प्लस बी की आयु का योग C से 6 वर्ष अधिक है। देखो मैं एक चीज कह रहा हूं आपसे, A प्लस बी प्लस C यहां से कितना दिखेगा? 60।
लेकिन आप 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हो तो सबका 2-2 घटेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ 54 होगा 2 वर्ष पहले। और 2 वर्ष पहले ए और बी क्या आएगा, सी से 6 वर्ष अधिक है, तो इसको 6 ज्यादा देने हैं मुझे, तो 6 इसमें से गया तो कितना बचा 48, तो 24 दे दूं इनको, तो सी की 2 वर्ष पहले आयु 24 आ गई, तो सी की करंट आयु अगर पूछ रहा है तो 26 आ जाएगी। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूँ नहीं, कैलकुलेशन करने के ऊपर है। ये सब बेसिक कैलकुलेशन तो पेपर हो या कुछ भी हो, इसमें कौन सा प्रेशर था कि मैं ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहा था, मुझे यहाँ एक्स मानना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे अपनी एक्स की याद आ गई, फिर मैं उसकी यादों में खो गया, फिर मैं आगे सवाल ही नहीं कर पाया। फिर मुझे लगा एक्स तो यही कह के गई थी कि तेरी नौकरी नहीं लग रही इसलिए नहीं होगा, तो फिर मुझे लगा जो अभी है वो भी एक्स बन जाएगी, नौकरी नहीं लगी। उसके बाद में पेपर करने बैठा, फिर पता चला कि टाइम की घंटी बज गई। ऐसा तो होने वाला था नहीं। आगे बढ़ते हैं। 14 व्यक्तियों में से 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 है और 14वें का औसत वजन सभी के औसत से 39 अधिक है। ठीक है, सभी 14 का एवरेज मैंने एक्स मान लिया, तो 14वां व्यक्ति कितना है, एक्स प्लस 39। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब सबका एक्स है, 14वें एक्स प्लस 39, तो मैं कह रहा हूं भाई 14वें का भी एक्स हो, तो ये 39 जो था वो बाकी के 13 में बटेगा, बाकी के 13 में अगर 39 बटेगा तो 13 का एवरेज हमें दे रखा है 78, तो 13 में अगर ये 39 बटेगा तो 3 बट जाएगा, यानी एक्स कितना आ जाएगा 81। मुझे ये पता चल गया मैं क्या कह रहा हूं, फिर से समझ लो, फोन साइलेंट कर दें, इसकी बहस की आंख। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि 14 का एवरेज एक्स था, 14 का एक्स प्लस 39, मैंने कहा सबका एक्स एक्स मान लो, सब एक्स है, 13 का भी एक्स है, तो आपने कहा 39 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 3 कर दिया। ये सवाल अगर मेरी 4 साल पुरानी वीडियो एवरेज के अंदर अगर ये सवाल ना हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, अगर ये ना हो तो। ये सवाल 4 साल पहले की वीडियो में एवरेज की, मैं जब जब एवरेज पढ़ाया तब तब ये सवाल कराया, तो यहां से सभी का एवरेज 81 पता चल गया। अब हमें इस 14वें का वजन निकालना है जो कि 81 प्लस 39 है, तो 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 8 3 11 और 1 12। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी टीचर होगा इस बेसिक सवाल को कराएगा अगर वो एवरेज पढ़ा रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं कि मैं कह दूं मेरे ही सवाल से ऐसा नहीं। हाँ ये जरूर है कि 5 साल पहले कोई और पढ़ाता नहीं था, मैं ही था, तो 5 साल पुरानी वीडियो देखेंगे तो मेरी में मिलेगा। 2800 रुपए की राशि 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण एक्स है, वाह, तो एक्स का मतलब 2800 इंटू 10 इंटू 3 और बटे 100 होगा, तो 2 जीरो काट दी मैंने। अब वाई पूछ रहा है, वाई क्या है, 6200 रुपए की राशि पर 14% की दर से वाई का साधारण ब्याज, तो वाई का साधारण ब्याज 1736 का मतलब क्या, 1736 बराबर 6200 इंटू वाई इंटू 14 बटे 100, तो 0 से 0 यहां भी कट गई, तो मैं ये कह सकता हूं कि अब वाई का जो मान है वो 1736 बटे 62, 1736 बटे 62 है, तो 62 ऊपर चला जाएगा, इंटू 14 भी ऊपर चला जाएगा, बस ये था। तो ये करना मुझे कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी कि इसमें कुछ भी ऐसा था। 7 से कट रही होगी ये संख्या, पक्का ऐसा हो ही नहीं सकता ना कटे। 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 40 ये आ गया। 4 से भी कट रहा है, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 62 से 62 कट गया बेटा, तो 14 तिया 42 पे 1 जीरो है, 420 उत्तर आ गया। जो आपकी पर्सनैलिटी थी वही इस सवाल का उत्तर था। पॉइंट आगे पीछे देख लेना। बंदर और व्यक्तियों के एक समूह में उनके सिरों की संख्या 54 है। अगर किसी के सिर 54 है, मैंने कह दिया सारे व्यक्ति हैं, तो 108 लोग हो गए। बोलो 108 पैर हो गए, एक आदमी के 2 पैर होते हैं, इसमें बेसिक ज्ञान की जरूरत थी। लेकिन पैर कितने ज्यादा हैं, तो आप कहेंगे 34 ज्यादा हैं। आप बताओ अगर मैं एक आदमी की जगह एक बंदर लेके जाऊंगा तो 2 पैर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आदमी के 2 पैर, बंदर के 4 पैर, यानी 2 बढ़ जाएंगे। बड़े यहाँ पे 34 हैं, इसका मतलब मैं 17 बंदर लेकर आया हूं। और बंदरों की संख्या पूछी थी, ओरल कर सकते थे इस सवाल को, ओरल कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर भाई। अब बताओ इस टुच्चे से सवाल में तुम्हें क्या ही बताऊं, ये बेसिक कैलकुलेशन का सवाल था, इसे खुद से कर लेना, कुछ सोचना है ही नहीं। एक व्रत की जीवा, अगर कोई, जो भी बच्चे हमारे इस बार के मेंस में थे, बहुत बच्चे थे, लास्ट में तो सब आ गए थे, अगर उनको पता हो तो मैंने मेंस की वीडियो में पहला सवाल ही ये कराया था, और पता है क्या बोला था उस वक्त, कि ऐसा सवाल मेंस में पूछा जा सकता है, अगर हुई कोशिश एडिटिंग की तो हम वो वीडियो क्लिप भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। भाई कर दोगे? ये छोटी छोटी बातें हैं। तो अब जैसे ऐसे सवाल भी पेपर में आए कि यदि व्रत की जीवा, ये छोटे सवाल हैं लेकिन ऐसे सवाल मेंस में स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकते हैं। तो था एक घनाभ की भुजा का अनुपात इतना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन नहीं जानता, आप 6 से 3 2 मान लो, तो 6 तिया 18 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 12 और 2 बाहर आता है, तो 12
और 18 30 और 36 दूनी 72, ए स्क्वायर बराबर 1800 आ गया। तो मैंने कहा 2 से ही काटो 900 और इधर 36 होगा तो 6a बराबर 90 आ जाए। ए 15 आ गई। जैसे ये 15 आई तो वॉल्यूम 6 18 दूनी 36 गुणा ए 15 है, 15 गुणा 15 गुणा 15। अब मैं देख लेता ऑप्शन में जो संख्या 125 से कट रही है वही उत्तर होगा। और 125 से कौन सी संख्या कटती है जिसके लास्ट 3 डिजिट कटते हैं। मान लेते हैं 2 होती तो मैं चेक कर लेता 9 से कौन सी कट रही है। समझ रहे हैं, ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं भाई। चलो अब ए का स्क्वायर, अब देखो आपके 58 में से जब आप 25 जोड़ रहे हो, 58 में जब 25 जोड़ रहे हो और जब मैंने पहला ही सवाल ही करा, अरे हम जानते हैं इक्वल आ रहा है कि कोई भी इक्वल आ रहा है तो ए का मान बेसिकली क्या आ जाएगा कि 58 सबसे बड़ी जीवा होता है, 3 सबसे बड़ी जीवा। तो जो जीवा है 2r वो या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। डायमीटर या तो जीवा से बड़ा होगा, इसमें से 37 गए, यानी r बड़ा होगा 10 बताएगा बराबर होगा या तो जीवा होगा, डायमीटर बन जाएगा। इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो 58, इससे सरल सवाल नहीं हो सकता क्योंकि q सेम दे दिया, अगर सेम ना देता तो 83 होता है और ये भी प्लस ये कट रहा है तो केवल a माइनस प्लस हमें लिखना था, तो 3 और 3 और r प्लस नीचे घटा रहे हैं, 16 में से 7 गए 9। मतलब क्या लल्लू सवाल पूछा है, अब लोग कह दें कि पेपर कठिन आया, ये आ गया 11/3। अब इस सवाल में भी कुछ नहीं है, बड़े बड़े ऐसे जब मैंने लगा दी बड़े बड़े अंडर, तो मैंने देखा जैसे मुझे पता है कि अरे 9 से कट रहा है, 56 में से 27 तो सेम आना है, ये 9 से कट रहा है, पॉइंट तो सारे कट गए, जोड़ा तो 41 41 6 के 54 तो जोड़ने वाला है, 9 आने वाला बच गया फैक्टर के 4 से मैं इसको काट रहा हूं तो 31 आ रहा है, 4 से इसको काट रहा हूं 4 6 24 नीचे। अब मैं देख रहा हूं ऊपर भी 31 नीचे 56 और 15 कितने 31/66 उत्तर आ गया। और मैं इसका सोचूंगा 2.79 का कैसे निकलेगा, वैसे निकले। अरे भाई जब 1/b ऊपर उतरे नीचे तो गोली मारो पॉइंट को और बस 2 बार 31 2 बार 66 उत्तर लगा दिया, अंडर ऊपर चला जाएगा 60/11, तो 11/11 एक उत्तर आ गया। बहुत ही लल्लू सवाल था। अब आप लिखो पूरा a प्लस बी ए माइनस बी तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। 1000 रुपए की राशि पर 20% अर्धवार्षिक ब्याज है। जैसे अर्धवार्षिक ब्याज था मेरे दिमाग में आ गया कि 10% रेट होगी भाई, यानी कि हर 6 महीने में 10 से 11 होगा, हर 6 महीने। मैं देख पा रहा हूं कि 10,000 से 14,641 हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये 10 की क्यूब है और ये 10 की घात 4 है और ये 11 की घात 4 है, यानी टोटल 10 से 11 एक 6 महीने में हो रहा था, आप 10 की घात 4 कह रहे हो, यानी कि 4 गुना वक्त है, 4 गुना 6 महीने तो 6 चौक 24, यानी 2 साल उत्तर आ गया। बहुत ही लल्लू था। इसको आप कह रहे हो कि कैलकुलेटिव सवाल था, तब फिर रहने दो भाई। अब पीक्यू का अधिकतम मान पूछ रहा है, मुझे पता है कि संख्या 8 और 3 दोनों से कटेगी। अब कौन सी संख्या 8 और 8 से कटती है, तो 924, जैसे 9 और क्यू 24 है तो 800 तो अलग हटा दिया, बच गया 1 क्यू और 4, 1 क्यू और 4 बच गया, तो मैंने 100 में से भी 96 हटा दिया तो 4 बचा, तो क्यू 8 आ गया। सिंपल क्यू 8 आ गया। मुझे पता है या तो क्यू 4 हो तब 8 से कटेगा या फिर 8 हो, हमें अधिकतम बताना है तो मैंने क्यू को 8 ले लिया। अब क्यू अगर 8 आ गया और संख्या को 3 से भी काटना है, 9 से कट गई, 8 और 1 कट गया, 4 और 1 5, 5 में पी कितना ले, बड़े से बड़ा, तो पी 4 ले सकते हैं बड़े से बड़ा, नहीं 5 प्लस पी आ रहा है ना, 5 प्लस पी, तो आपने कहा 4 भी ले सकते हैं 7 भी ले सकते हैं, तो 7 आ गया पी का मान, क्योंकि अधिकतम बताना है। तो पी क्यू अधिकतम कितना हो गया, 7 8 56। 2 पेंसिल 3 पेन का मूल्य 55 रुपए। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमें पता है कि जैसे एक पेन और एक पेंसिल पूछ रहा है तो हम सेम बना लेते हैं। पेन को मैंने इधर 2 से गुणा किया, इधर 2 से, तो ये 110 आ गया। इसको 3 से किया 6 और 3 सत्ते 21 और 3 से इसको करेंगे 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1 3 6 18 और 1 19, 195। मैंने कहा 21 में से 4 घटेगा तो 17 पेंसिल बराबर आ गए 195 में से 110 85, यानी पेंसिल 5 रुपए की है। पेंसिल अगर 5 रुपए की है तो 5 दूनी 10, इसमें से घट के 45, तो 3 पेन 45 की, यानी 1 पेन 15 का था और इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है, 20 उत्तर। क्या ये बहुत लंबी कैलकुलेशन थी? क्या लीनियर इक्वेशन आप 8वीं क्लास से नहीं पढ़ते हुए आ रहे हो भाई? बताओ। ए और बी एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं, हमने यहाँ सिंपल लिखा ए और बी, 12.5 का मतलब 25/2 कर सकते हैं। बी सी 75/4 दिनों में कर सकते हैं। सी ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। तो मैंने कहा कि 25 या 75, 6 इसकी इफिशियंसी, 4 इसकी और 5 इसकी, यानी एबीसी की इफिशियंसी कितनी आ रही, 6 4 10 5 15 का आधा 7.5। आधा क्यों किया, क्योंकि ट्वाइस ऑफ एबीसी होगा। अगर इनकी 7.5 है, हमें सी निकालना है बेसिकली।
हमने एबीसी की इफिशियंसी निकाली तो पता चला 15/2 7.5। सी की कितनी है, एबी की 6 तो सी की आ गई 6 और 4 10 5 15 7.5 ही आएगी ना भाई, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, 7.5। तो सी की 1.5 आ गई। अब सी की 1.5 और आपको पता है कि ये सी से 40% ज्यादा कुशल है डी। 40% यानी 5 है तो ये 7 है, अगर ये 1.5 है तो 7 या 21, ये 2.1 है, ये 2.1 है। अब एबीसी डी की सहायता से कितने दिन में करेगा, तो काम 75 है, एबीसी की इफिशियंसी 7.5, 2.1 इसकी जोड़ दी तो 9.6 आ गया, ये उत्तर आ गया। जो भी ऑप्शन में होगा 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 250/32, 125/16, खेल खत्म। आगे बढ़े दोस्तों, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। 25 या 75, 3 दूनी 6, ठीक है। बहुलक का गुणनफल पूछ रहा है। बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि एक तो 15 2 बार आया है और एक 13 2 बार आया, दो ही बहुलक निकल के आ रहे हैं, तो 195 इनका गुणनफल आ गया। क्या ये कोई लंबा चौड़ा सवाल था? नहीं। इसके बाद ये सिंप्लीफाई पूछ रहा है। बताओ इस गुणा को भी अगर आप देख के कह रहे हो कि मेंस का पेपर लेंथी आया है तो फिर आपके ऊपर है। केवल लेंथी में 4 सवाल ऐसे हैं जो सब मिला के कठिन और लेंथी दोनों है, लेकिन 26 सवाल तो ठीक करने चाहिए थे, वो तो एकदम किताब से आए। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव में 60-50 वोट पड़े, इनमें से कोई भी अवैध नहीं है, 3 उम्मीदवार हैं। ललित को कुल मतों का 8% मिला है, कमल को हरि और ललित के योग से 42% अधिक मिला है। कमल जो लड़का है उसको ललित और हरि के योग से, हरि प्लस ललित के योग से 42% ज्यादा मिला है। 42% का मतलब होता है 21/50। तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि 50 मिला है तो इसको 71 मिला है, कह सकता हूं 71 और 50 जोड़ के 121 आ रहा है, जिसकी वैल्यू सवाल में ये दे रखी थी। लेकिन सवाल में कह रहा है कि हरि को कितने मत मिले ये पूछ रहा है। ललित को कुल मतों का 8% मिला है, तो 121 की वैल्यू ये है, 121 की वैल्यू ये है, एक की कितनी हो जाएगी 50। अगर एक की 50 है तो 50 की कितनी होगी 2500, यानी 2500 वोट टोटल मिले हैं हरि ललित को। अब ललित को 8% मिला है तो इसका 8% कितना होगा, 0.8 से गुणा कर लिया हमने, 0.08 से। तो आपने कहा जीरो तो कट गई, 0.8 से ही कर लो, तो 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, 4 यहाँ आ गया, 8 6 48। मैं कहता हूं इसको केवल 484 वोट मिले, इसको 484, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। अब 484 हमने इसमें से घटा दिया, 500 ही घटा देते हैं तो 2016 वोट मिल जाएंगे इसको, फेंक के मार देंगे इसके मुंह पे 2016 वोट। कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो माफ करना। ए और बी ने एक व्यापार में 1.5 लाख रुपए और इतने रुपए का निवेश किया, साल के अंत में इतने का लाभ हुआ, जिसे उन्होंने स्कीम में इतने रुपए और लगाकर निवेश किया, उनका लाभ इतने रुपए है। अब ए का लाभ याद करो। तो देखिए ए को पहले कितना मिला है मैं ये पूछ रहा हूँ। अब इन्होंने कहा उन्होंने दूसरी स्कीम में 50,000 रुपए और लगाकर, दोनों ने 50,000। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले इनका जो अनुपात था ए और बी का, जिसमें लाभ बंटना था, वो था जी 150 और 250, यानी 50 दिया और 50 पंचे, 3-5 का अनुपात था। दोबारा में जो इन्होंने 50-50 हजार और लगा दिए तो ये 2 लाख और ये 3 लाख, यानी अनुपात हो गया 2-3 का। तो पहले जो लाभ हुआ है 6 लाख रुपए का, उस 6 लाख में 5 और 3 8 की वैल्यू अगर 6 लाख है तो हम 3 की निकाल सकते हैं, यानी कि 6 लाख गुणा 3/8 प्लस, अब जो दोबारा लाभ हुआ है वो 4,20,000 का हुआ, यानी 4.2 और इंटू 2/5, तो ये 2 लाभ निकल के आ गए लाख में। तो ये 3 और ये 4, तो 3 तिया 9/4 यानी 2.25 लाख, प्लस 5 से भाग करूंगा तो 5 अट्ठे 40, ना जाने की 0, 5 चौक 20, 8.04 होगा। 5 से भाग करूंगा 0.804 और 2 से गुणा करूंगा तो 1608, यानी 1.608 लाभ यहां से हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर हमारे सामने होगा। लाख में निकाल दिया हमने, जैसे पूछ रहा था सवाल में। ए का टोटल लाभ पूछा है कि इसका प्रॉफिट क्या है। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के किसी बिंदु से समान ऊंचाई के दो खंभों के उन्नयन कोण, देखिए अब मैं जानता हूं tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब अगर उनकी ऊंचाई समान है तो ये सेम होना चाहिए। इसको 2 से पहले ही गुणा कर लिया 6/10, इसको 3 से पहले ही कर लिया 3 दूनी 6/15, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं था। यानी एक खंबा तो ये है और एक खंबा ये है, यानी एक खम्मा ये 6/10 है और एक खम्मा ये 6/15 है, और टोटल दूरी कितनी है 25 की वैल्यू 150 दे रखी है सवाल में। 25 6 के 150, 6 चंग 36 मीटर खंबे की ऊंचाई आ गई।
कुछ था ही नहीं सवाल के अंदर। आप पढ़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। एक ताश की गड्डी में से 3 कार्ड रिप्लेसमेंट के साथ खींचे जाते हैं। देखिए रिप्लेसमेंट के साथ खींचने का मतलब ही होता है कि हर बार कार्ड 52 होंगे, हर बार कार्ड 52 होंगे, कार्ड कम नहीं होगा। जैसे हम लिखते थे पहले इतने बटे 52, अगला खींचा तो बटे 51, नहीं, यहाँ पे 52 ही होंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि पहला गुलाम होगा। अब गुलाम कितने होते हैं भाई? 4 कार्ड 52 में से, तो 4 बटे 52। मुझे कार्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, सवाल गलत हो सकता है। दूसरा काला पत्ता हो, काले पत्ते कितने होते हैं? मुझे लगता है आधे काल और आधे लाल हैं, तो 26 बटे 52। इवन कार्ड कितने होते हैं? 20 कार्ड इवन होते हैं, तो 20 बटे 52। एक एक करके निकालना है, सबकी प्रोबेबिलिटी को इनटू कर दिया, तो ये 13, 26 दूनी 52, 2, 4 से 13 बार कट गया, 4 पंजे 20, तो फिर ये 13 बार कट गया, तो 5 बटे 13, 13 में 169 दूनी, 170 दूनी कितना? 340 में से 2 घटा दिए, 338। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल मुश्किल था प्रोबेबिलिटी में, पहले वाला जरूर मुश्किल था, ऐसे तो आपने बहुत सवाल किए। व्यक्ति 1 किलो के हिसाब से 950 ग्राम तोलता है, मतलब ये ठग के आता है। बेसिकली इसकी हालत ये है कि ये बेचारा 1000 ग्राम की जगह 950 ही लेकर आ रहा है, लेकिन सोच रहा है कि अब कमा लेते हैं। अब ये 750 को 950 बना के हिम्मत दिखाता है, नहीं 750 को 1000 ग्राम बना के हिम्मत दिखाता है। तो हमने देखा 1000 से 1000 कट गया, ये इससे कट गया, 15 से 19 बना पा रहा है अपने पैसे को, 4 रुपए का प्रॉफिट कमा पा रहा है 15 पे। 4 बटे 15 का मतलब क्या होगा? तो आपको पता है 1 बटे 15 6 से ही 2 बटे 3 होता है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 24% तो कंप्लीट हो गया, 4 दूनी 8 बटे 3, यानी 2 से ही 2 बटे 3 और हो गया, तो 26 सही 2 बटे 3% प्रॉफिट हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल कहीं से कहीं तक भी मुश्किल पूछा गया। एक मीनार के शीर्ष से एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का उन्नयन कोण, वाह, शीर्ष का उन्नयन कोण पूछ रहा है। 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये रहा, ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है। उन्नयन हो या अवनमन हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इतना जानते हैं कि ये √3 होगा, ये 1 होगा, इनके बीच की दूरी 50 √3 है, इसको √3 करूंगा तो ये 150 आ जाएगी। अगर ये 150 है और ये 10 है, तो टोटल जो ये मीनार है कितनी हो गई? 160 मीटर। यही उत्तर है, यही पूछ रहा था सवाल में, कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल आ गया, बाप रे बाप बहुत जल्दी। अब देखिए इसमें क्या है ना, इन्होंने क्लास की सीमा पूछ ली, और ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला हम लोग एक पढ़ा करते थे कि यार मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर होता था निचली सीमा L प्लस, मैं भी भूल गया फॉर्मूला, FM माइनस F1, अभी पढ़ाया है, तो 2FM माइनस F1 माइनस F2 और इंटू H, जो क्लास इंटरवल होती थी या क्लास की सीमा या विड्थ जिसको हम लोग कहते थे। अब ये मॉड कितना है? 48.5, 41.5 इसमें से घटेगा तो 7 आ गया, मैं इसको डायरेक्ट घटा दिया 7। FM कितना है? 32, 32 में से 25 गए 7 बटे 32 दूनी 64 में से 25 और ये गए, तो कितना बचेगा? 25 और 28 53, 64 में से गए 11 इंटू H, 7 से 7 कट गया, H कितना आ गया? 11। तो आपने देखा कि जो सवाल पेपर में पूछे गए, मैंने फिर भी आपको समझाने की कोशिश की, आपने देखा किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इतना टाइम लग गया। वरना मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे के पास थोड़ा सा भी दिमाग था तो उसने 12 से 13 मिनट में 26 सवाल तो किए होंगे। कौन कौन से सवाल हैं जो उससे नहीं हुए होंगे? तो वो मैं एक सवाल कह सकता हूं, ऑड अगेंस्ट वाला। अगर किसी ने हमारे 3-4 महीने पहले पढ़ी प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखी होगी, प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखी होगी, तो मैंने ऑड अगेंस्ट वाला फॉर्मूला बताया है। आप चाहो तो मैं भी यहीं खोल के दिखाता, वरना आप देखेंगे वीडियो के बीच में अगर कहीं होगा तो आपको ये दिखा देंगे वो स्क्रीनशॉट भी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे बहुत जल्दी। लेकर आ रहा हूं A to Z क्वांट 4.0, केवल इसीलिए रुका हुआ था ताकि ये पेपर में पैटर्न पता चल जाए कि अब एसएससी ने कहा था कि वो नया बंदा लेके आए, तो पता नहीं नए बंदे ने इस बार पेपर बनाया है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जिसने पहले बनाया था वैसे ही बनाया पेपर, अगली बार से शायद नया बंदा बनाएगा। तो नए पैटर्न के साथ चलेंगे, नए अंदाज में पढ़ेंगे, पूरी कंप्लीट मैथ्स 5 महीने के अंदर खत्म करेंगे, ओनली ऑन यूट्यूब, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे यूट्यूब पे। हमने पहले भी ये बात कही है, अभी भी कह रहे हैं कि अगर रिवॉल्यूशन लेके आना है, कुछ अच्छा करना है बच्चों के लिए, वो सिर्फ यूट्यूब से हो सकता है। तो सिर्फ बात होगी यूट्यूब की। और एक और बात, मैं किताबें भी लेके आ रहा हूं आपके लिए,
एडवांस मैथ्स के क्लास नोट्स और कंप्लीट अर्थमेटिक की किताब, ऐसी किताब जो अभी तक है ही नहीं, जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है, टेक्स्ट बुक विद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, एक एक तरीके के 2-2 3-3 4-4 सवाल करके समझाए गए हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली स्ट्रेटेजी की वीडियो में कि हमें अगली कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ मैथ्स का पेपर देखा है, मैं इंग्लिश भी देख लूं, रीजनिंग भी देख लूं, जीएस भी देख लूं, ताकि आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना पाऊं कि आप अगले 4 से 5 महीने में कैसे तैयारी करें कि इस बार 160 भी कट ऑफ जाए तो आपका सिलेक्शन हो। मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू सो मच, थैंक यू।